हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदर्श जोशी हियर एंड आई रिप्रेजेंट फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पर मिलकर एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट दैट इज़ लॉ, उसको हम इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो एज यू ऑल गाइज नो कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ICAI ने 10 मार्क्स के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट पार्ट जो था लॉ का वो 60 मार्क्स हो चुका है, अलाइड जो था वो 30 मार्क्स है, और 10 मार्क्स के लिए ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसे हम इस वीडियो में इसके आगे बोलेंगे IBC, शॉर्ट में IBC मीन्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये 10 मार्क के लिए लाने हैं। तो गाइस, बिफोर एक्चुअली मूविंग इनटू द कोड, आई वुड लाइक टू गिव यू सम ब्रीफ अबाउट व्हाई वी आर स्टडीइंग लॉ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट ग्रुप में, ग्रुप 1 की हम बात करेंगे, तो ग्रुप 1 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अकाउंट्स, SFM, ऑडिट एंड लॉ, करेक्ट। 2 है प्रैक्टिकल, 2 है थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपके हमारे बहुत लोगों के कनेक्ट होते हैं, तो कुछ लोगों का SFM बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि यू विल स्कोर एटलीस्ट 60 अबाउट। ठीक है, दूसरा आप यू विल बी समवेयर ऑन 45-50, लेट्स मेक इट 50, तो यू आर एट 65 एंड 50। अब बचते हैं 2 थ्योरी सब्जेक्ट, उसमें है एक ऑडिट और एक लॉ। तो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, हमारा मेन काम ऑडिट रहेगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि ऑडिट जो है थोड़ा टफ होता है, नॉट एग्जैक्टली इन केस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, बट थोड़ा आपको अपने ओपिनियंस, थोड़े जजमेंट, थोड़ा अपना नॉलेज वहाँ पे पोर्ट्रे करना होता है। बट द केस विथ लॉ इज कि आपको अगर क्वेश्चन इंटरप्रेट कर लिया आप लोगों ने और आप सही प्रोविजन वहाँ पर अगर लगाते हैं और सही कंक्लूजन देते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। सो एक स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट हम कह सकते हैं लॉ एज कम्पेयर टू ऑडिट। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं टू स्कोर गुड इन लॉ, एंड दैट इज द रीजन वी आर हियर। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम लॉ पढ़ रहे हैं। उसमें भी अब जैसे कि पहले 70 और 30 हुआ करता था, अब 60, 10 और 30 हो चुका है। डन। सो बिफोर लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू ओके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो देखिए, पहले इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, ये सब वर्ड्स हमारे लिए नए नहीं है। बीइंग अ CA फाइनल स्टूडेंट वी हैव हर्ड दिस समवेयर बिफोर, राइट? बट कैन यू गाइस थिंक अबाउट द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी? आप कुछ बोलिए इस पे, आप खुद से बोलिए कि क्या डिफरेंस हो सकता है। मतलब इंसॉल्वेंसी मतलब क्या है और बैंक्रप्सी मतलब क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्यों है और क्या डिफरेंस है। वी शुड नो दैट बिफोर गोइंग इनटू एग्जैक्टली कोड्स। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी। तो हम ऐसा लिखेंगे कि इफ अ पर्सन इज अनेबल टू repay his debts as and when it falls due, he will be known as insolvent. Say for example, मिस्टर जॉन ने कुछ उधारी लेकर रखी थी मिस्टर राम से। ओके, अब क्या हुआ कि 1 लाख रुपए देने थे मिस्टर जॉन ने मिस्टर राम को। ये बात है 1 जनवरी 2017 की। अब क्या हुआ कि जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आ गया, और अभी तक मिस्टर जॉन ने मिस्टर राम को पैसे नहीं दिए। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, ऑब्वियसली हियर वी हैव टू डील विद कॉर्पोरेट्स, बट आई एम एग्जांपल के लिए बेसिक बता रहा हूँ आपको। अब क्या होगा, तो अब हमको ये नहीं देखना आगे क्या होगा, क्योंकि वो हम पूरा अभी आगे के 2-3 घंटे वही देखने वाले हैं। बट हम देखते हैं कि मिस्टर जॉन का स्टेटस क्या है। तो मिस्टर जॉन 1 लाख रुपए देने वाले मिस्टर राम को 1 जनवरी 2017 को, पर वो नहीं दे पाए। तो 1 जनवरी 2017 को मिस्टर जॉन विल बी टर्म्ड एज एन इंसॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि ही इज अनेबल टू repay his debt, तो ही इज इंसॉल्वेंट। तो मिस्टर जॉन आज इंसॉल्वेंट है। अब मिस्टर राम को गुस्सा आ गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जुलाई आ गया, 6 महीने हो गए, पैसे नहीं मिले। तो क्या किया, 1 जुलाई 2017 को मिस्टर राम ने कोर्ट की हेल्प ली और उनको कहा कि मिस्टर जॉन इज नॉट repaying माई मनी, आप कुछ कीजिए। जैसे ही कोर्ट ने प्रोसीडिंग स्टार्ट की अगेंस्ट मिस्टर जॉन विल बी टर्म्ड एज अ बैंकर। आप देख रहे डिफरेंस? अभी तक वो 1 जनवरी से 1 जुलाई तक ही वॉज इंसॉल्वेंट, बट जैसे ही कोर्ट इंटरवीन कर देती है या कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंटरवीन करती है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही विल बी टर्म्ड एज एन बैंकरप्ट। व्हाई बैंकरप्ट? बिकॉज ही इज एन इंडिविजुअल। सेम कर लेते हैं, मिस्टर जॉन की जगह हम करते हैं जॉन एंड कंपनी, मिस्टर राम की जगह करते हैं राम कंपनी, दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट? कॉर्पोरेट एंटिटीज है। अब मेरे को बताइए, कैन ए कॉर्पोरेट गो बैंकरप्ट? क्या आप बोल सकते हैं कॉर्पोरेट है बैंकरप्ट? नो, यू कैन नॉट। सो ओनली इंडिविजुअल हैज अ राइट टू गो बैंकरप्ट। ये राइट है, आप चाहे तो यूज कर लो, ठीक है।
तो अब क्या हुआ ना, जॉन लिमिटेड को 1 जनवरी 2017 को राम लिमिटेड को 1 लाख रुपए देने थे, वो नहीं दे पाए। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई तक, जब तक कि राम लिमिटेड कोर्ट के पास नहीं जाता है, तो कंपनी विल ऑल्सो बी इंसॉल्वेंट। देखिए ये कॉमन है, कंपनी कैन बी इंसॉल्वेंट, इंडिविजुअल कैन बी इंसॉल्वेंट, बोथ कैन बी इंसॉल्वेंट। बट व्हाट विल हैपन ऑन 1 जुलाई? फ्रॉम 1 जुलाई इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। ये नए केस है। और एक जनरल टर्म में बोला तो कंपनी, एक लेमैन टर्म में, कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी 1 जुलाई को, हाँ, बट कंपनी मे गेट लिक्विडेटेड। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सही में लिक्विडेशन के लिए केस गया है और ये कुछ नहीं किया जा सकता है इस केस में, तो कंपनी विल लिक्विडेट। बट वी कैन नॉट से कंपनी बैंकरप्ट होगी, बिकॉज इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट अ रियल पर्सन। ओके, सो ये है बेसिक इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट का डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इन केस ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है और इन केस ऑफ कॉर्पोरेट क्या होता है। तो इंडिविजुअल के केस में आप इंसॉल्वेंट होते हो और उसके बाद आप बैंकरप्ट हो जाते हो, बट इन केस ऑफ कॉर्पोरेट आप इंसॉल्वेंट होते हो, उसके बाद मे बी लिक्विडेट होंगे, बैंकरप्ट नहीं होंगे। ओके, बट अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? इंडिया में ऐसा क्या हो गया सडनली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि बहुत स्ट्रिक्ट और इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स लाने चाहिए या एक कंसोलिडेट करना, क्यों ऐसा क्या हुआ? तो उसके लिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा स्किप कर रहा हूँ आपके नोट्स का, आप थोड़ा आगे आइए। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा दे चुका हूँ। तो हमने ये देखना है कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द कोड क्या है। ठीक है, आप आगे आइए, आपको डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द कोड दिखेंगे। अब आप इस मोमेंट पे अपना पेन निकाल लीजिए, आपके नोट्स आपने ऑब्वियसली प्रिंट की होगी। जैसे जैसे मैं पॉइंट्स पढ़ा उसके बाजू में नोट डाउन कीजिए। सी, ये रीजन बीइंग कि अभी आप क्लास कर रहे हैं, आप अभी आपको समझ में आ रहा है, बट आपके पास और सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो आपके पास और 3 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो आपके पास और 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो मे बी आपको बहुत ज़्यादा टाइम बाद आप ये वापस पढ़ने वाले हो। सो इट विल बी हेल्पफुल अगर आप साइड में छोटा छोटा लिख लेते हैं कि क्रक्स क्या है, ये लाइन क्या बोलना चाहती है। तो हम डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ कोड में देखेंगे। पहला लिखा है पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। तो क्यों कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब क्या, ऐसे क्या था ज़रूरत? तो आपको एक बेसिक बता दो, पहले क्या हुआ करता था और अभी क्या होता है। पहले केस में अगर कोई बैंकरप्ट होता है या कोई मतलब इंसॉल्वेंट होता है, तो ऐसा होता था ना कि इट यूज्ड टू टेक ईयर्स। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम आपको 3 साल लगेंगे और मैक्सिमम तो आप 10 साल या उससे ऊपर भी लग सकता है। बताइए, मिस्टर राम कोर्ट के पास जा रहे हैं और इट्स बिन 7 ईयर्स और उनको उनका 1 लाख रुपए नहीं मिला है, बस प्रोसीडिंग चली जा रही है। एंड दिस यूज्ड टू हैपन, ये सच्चाई होता था, इसीलिए ये कोड लाया गया। ओके, टू सेव मिस्टर राम या टू सेव राम एंड कंपनी, क्योंकि उनका पैसा अटक गया, वो भी तो बैंकरप्ट हो जाएंगे अगर उनके 4 लोगों ने और पैसे अटका दिए तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया में। तो पहले ऐसा था ना कि पहले कुछ, मैं आपको बताता हूँ, कॉर्पोरेट कंपनीज का छोड़ो, आप इंडिविजुअल के लिए आपने कभी नाम सुने होंगे तो मेरे को पता नहीं। प्रोविंशियल टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट सुना है आपने कभी? ये लगता था इंडिविजुअल्स के लिए, इमेजिन, जब आपने कभी नाम भी नहीं सुना। और ये मतलब सेंचुरी ओल्ड लॉ है यार, सेंचुरी ओल्ड लॉज है। मतलब इसका आज के प्रैक्टिकल ज़माने में कोई आप इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर पाओगे। आप अगर पहले केस ऐसा था कि अगर आप इंसॉल्वेंट होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा कोड फॉलो करे, कौन से रूल्स फॉलो करे, क्या किसके पास जाकर एप्लीकेशन करे, कौन सा एप्लीकेशन करे। और फिर आपको ये भी पता था कि इट विल टेक समवेयर अराउंड 3 to 10 ईयर्स। तो पीपल विल नॉट इवन बॉदरिंग, कि वो सोचते थे यार छोड़ दे यार, कौन इस पर पढ़ेगा झंझट। करेक्ट। तो इस सब को सॉल्व करना, और इससे इंडिया का रेटिंग थोड़ा ख़राब हो रहा था। तो मोदी सरकार को ऐसा लगा कि ये लाना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए ये लेकर आया। ये क्या है? तो आपको डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो हम अभी पढ़ रहे थे उसमें पहला पॉइंट अब समझ में आएगा। उन्होंने बोला है कि इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। आप देख रहे हैं पॉइंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द कोड में कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। क्यों कॉम्प्रिहेंसिव? बिकॉज इसमें सभी तरह के पर्सन्स कवर हो जाएंगे। जैसे कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी हो। पहले क्या था, पार्टनरशिप फर्म है तो आप कोई अलग एक्ट में जा रहे हो। इंडिविजुअल्स के लिए जो मैंने आपको 2 एक्ट्स के नाम बताए थे 100 साल पुराने, आप उसमें जा रहे हो। कॉर्पोरेट्स के केस में आप कंपनीज एक्ट में जा रहे हो, और हर जगह आप घूम रहे हो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। केस क्या है? इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का। ठीक है, कहाँ जाना है आपको? एक जगह पे। कहाँ पे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड्स 2016 IBC, यहाँ से हम बोलेंगे। तो पहला पॉइंट वही है, आप उसके साइड में लिख सकते हो कि कवर्स ऑल पर्सन या कंपनी, इंडिविजुअल, या दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, उसके नीचे विथरिंग अवे ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ। ऑब्वियस सी बात है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ मतलब क्या था कि जैसे कंपनीज एक्ट में कुछ एक प्रोविजन दी थी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और उसके बाद आपको ये प्रोसेस करके इंसॉल्वेंसी के लिए आगे बढ़ना है।
पर वहीं आप अगर ये प्रोविंशियल टाउन एक्ट में जाओगे तो उसमें कुछ अलग लिखा है। अब आप किसको फॉलो करो? आप कंफ्यूज हो गए थे कि मैं इसको फॉलो, बिकॉज दोनों केस आप पे बैठते हैं और अब आप सोचते हो कि मैं किस पे जाऊँ, ये फॉलो करूँ या ये फॉलो करूँ। उस केस में यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ या डुप्लीकेशन ऑफ लॉ कट कर दिया। अब यहाँ पे सबको मर्ज किया है, जो डुप्लीकेट था या कॉन्ट्राडिक्टिंग थे उन सबको हटाकर एक सिंपल सोबर लॉ आपके सामने रख दिया। फिर है लो टाइम रिजोल्यूशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लो टाइम रिजोल्यूशन क्यों, क्योंकि कहाँ 3 और 10 साल और कहाँ 180 डेज। हियर in this insolvency and bankruptcy code, it's just gonna take 180 days for insolvency resolution process to complete. उसमें भी आपको आपके सिलेबस में नहीं है, but there is a concept of fast track insolvency process that is for corporates. तो आपको अभी तक नहीं है बिकॉज आपको ओवरव्यू है। उसमें तो 90 डेज में आपका insolvency resolution process होता है। Imagine 3 years and 90 days, like 10 years 90 days, कहाँ आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। उसमें आपको एक लाइन में लिखा हुआ भी है, आप अगर नीचे सेकंड लाइन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन भी होता है कॉर्पोरेट्स के लिए जो 90 डेज में होता है। तो दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरलाइन। देखिए यहाँ पे विद इन 180 डेज लिखा है लो टाइम रिजोल्यूशन, यू नीड टू अंडरलाइन दिस, या उसके मार्जिन में आप लिख लीजिए कि पहले 3 to 10 ईयर्स लगते थे, अब 180 प्लस 90 का एक एक्सटेंशन, जो कि आप अब सब लॉ पढ़ते हैं हमको पता है कि एक्सटेंशन मिलते हैं, तो प्लस 90 डेज और एक्सटेंड हो सकता है मैक्स, उसके ऊपर एक दिन भी नहीं। दैट इज वेरी गुड थिंग। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वन विंडो क्लियरेंस। तो ये वन विंडो क्लियरेंस मतलब क्या है कि अब देखिए कैसा है, जो भी रिलीफ आपको मिलने वाला है एक ही ऑथोरिटी देगी। जैसे कि अगर आप कॉर्पोरेट हो तो आप एनसीएलटी के पास जाओ, आपका एप्लीकेशन भी एनसीएलटी के पास जाएगा, आपका रिजोल्यूशन भी एनसीएलटी से ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एनसीएलटी आपको बोलेगा अब आप यहाँ आ गए क्या गवर्नमेंट ऑफिस, अब यहाँ से जाओ, आपको उनके पास जाओ, अब शर्मा जी का हो गया अब वर्मा जी के पास जाओ, वर्मा जी का हो गया शुक्ला जी के पास जाओ। नहीं, आप इनके पास आए, आपने एप्लीकेशन दे दिया, वही आपको सोल्यूशन देगा। हो सकता है आप उनके सोल्यूशन से खुश ना हो सकता है लोग है नहीं खुश है, भाई नहीं चाहिए हमको और कुछ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? एनसीएलटी के पास जाओ, वहाँ पे भी खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ। गेटिंग द पॉइंट, ये लॉ ऐसे वर्क करता है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको देखना नहीं है, बट मैं आपके जनरल नॉलेज को बोल रहा हूँ, आपको डीआरटी के पास जाना है, डीआरटी के बाद डीआरएटी, उसके बाद सुप्रीम, आगे सब कवर होंगे। तो वन विंडो क्लियरेंस से उनका क्या बोलना है कि एक अथॉरिटी है जो आपको रिलीफ देना है। आप इंडिविजुअल हो तो डीआरटी, अगर आप कंपनी हो तो एनसीएलटी, और उन्हीं के पास से आपको रिजोल्यूशन मिलेगा। फिर एक क्लैरिटी इन प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, पहले 3 पॉइंट में हमने वही बोला कि डुप्लीकेशन हटा दिया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हटा दिए, सीधी बात है। अगर आप इंडिविजुअल आपको ये फॉलो करना है, अगर आप कॉर्पोरेट आपको ये फॉलो करना, तो क्लैरिटी आ गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या फॉर्म करना है, कैसे प्रोसीड करना है, करेक्ट। और इसमें बेसिकली आपको ये क्लैरिटी और इन प्रोसेस के बाजू में आप एकदम इजीली लिख सकते हो कि वी आर शिफ्टिंग द कंट्रोल, यानी शिफ्ट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम शेयर होल्डर और प्रमोटर टू क्रेडिटर। या इसमें ही है, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, उसी में है। मैं कट शॉर्ट करके साइड में लिखता हूँ, मैं खुद भी लिखता हूँ। रीजन बिंग की विल रिमेंबर इट। जैसे ही आप अगर एक बार पढ़ते हो और ये लिख लेते हो, नेक्स्ट टाइम आपको ये पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ आपका खुद के हाथ से लिखा हुआ पढ़ना है, वो लिखा हुआ जल्दी याद आता है। तो आपको समझ में आ रहा है, हाँ भाई पहले शेयर होल्डर्स के पास या प्रमोटर्स के पास ही ऑप्शंस था, जबकि पूरा पैसा लगता किसका था? जो लोन दे रहा है कंपनी को, या जो क्रेडिटर है जिसने आपको गुड्स दी है, उनके पास कुछ भी नहीं था और उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब उनको कंट्रोल दिया है कि अगर आपके पैसे नहीं मिल रहे तो आप कंपनी का कंट्रोल ले लो और आप सॉल्व करो प्रॉब्लम, करेक्ट। फिर है कि वन चेन ऑफ अथॉरिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चेन ऑफ अथॉरिटी एक ही है। अगर आप कंपनी हो तो आपको एनसीएलटी में जाना है, और अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको डीआरटी में जाना है। डीआरटी का फुल फॉर्म है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अगर आप बीइंग एन इंडिविजुअल आप जाते हो और आपको पसंद नहीं आता तो आप डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो यानी यहाँ पर एक वन चेन ऑफ अथॉरिटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन में, कि इट डज नॉट इवन अलाउ सिविल कोर्ट टू इंटरफियर। आप समझ रहे, मतलब उनको बोलना है कि ये हमारा काम है, हम करेंगे। इवन सिविल कोर्ट आपको बीच में इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो आप साइड में वन चेन ऑफ अथॉरिटी के बाजू में क्या लिख रहे हैं? आप लिख रहे हैं कंपनी के लिए एनसीएलटी, इंडिविजुअल के लिए डीआरटी। तो आपको बेसिक आगे समझ में आएगा। फिर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉय। तो हमने बाइंडिंग ऑफ आप लोगों ने पहले अगर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो वर्क्समैन्स थे उनका हम ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट, इफ यू रिमेंबर, उसमें वर्क्समैन ड्यू रैंक पारी पासो टू सेक्योर्ड क्रेडिटर्स पढ़ा है आपने। तो वहाँ पे भी वर्क्समैन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैसा है कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो रही है, जो भी है कंपनी अगर लिक्विडेट हो रही है
व्हाट विल हैपन टू वर्कर्स? उनका भी तो कोई ना कोई सोचेगा। तो उस केस में वो क्या बोल रहे हैं कि उनके लिए भी बेनिफिट्स बढ़ा दिए गए हैं, उनका ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उसमें उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, देखिए कैसे आप इंटरप्रेट करते हो। सेकेंड लाइन है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉय। मैं पढ़ रहा हूँ, इट एक्सक्लूड्स ड्यूज पेएबल टू वर्कमैन अंडर द प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड ग्रेचुटी फंड फ्रॉम डेटर्स असेट ड्यूरिंग लिक्विडेशन। क्या समझ में आया? ये बोल रहा है कि डेटर लिक्विडेशन के वक्त में आपकी असेट निकाली जाती है, आपकी लायबिलिटीज निकाली जाती है। आपकी असेट में प्रोविडेंट फंड का जो जमा पैसा है वो भी आ जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट के बैलेंस में आता है। तो अब क्या आप क्या बोलना चाहते हो कि जो प्रोविडेंट फंड यानी जो एम्प्लॉइज का पैसा है, या जो ग्रेचुटी फंड जो एम्प्लॉइज का पैसा है, आप क्रेडिटर्स को पे कर दोगे जस्ट टू रिपे योर डेट। प्रॉब्लम किसका हो रहा है? वर्क्समैन रोएंगे, हम लोग का जो इतने सालों का जमा पैसा है वो किसी और को चला जा रहा है। तो इस एक्ट ने क्या किया है, आप जब कंपनी की असेट्स निकालेंगे उसमें से प्रोविडेंट फंड का अमाउंट आप हटा देंगे, ग्रेचुटी फंड का अमाउंट आप हटा देंगे, बिकॉज ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए नहीं है, ये वर्क्समैन या एम्प्लॉइज के लिए है। तो उनका पैसा क्रेडिटर्स को, पैसा उन्हीं को जाएगा। समझ लो आप इसका इंपॉर्टेंस समझो। आपने असेट्स में से वो पूरा अमाउंट निकाल दिया, तो अब आप उसको लिक्विडेट भी कर लोगे तो आप यू आर नॉट सपोज टू पे टू क्रेडिटर्स। वो अगर लिक्विडेट होगा जो भी होगा दैट विल गो टू वर्क्समैन्स, दैट विल गो टू योर एम्प्लॉइज, नॉट टू द क्रेडिटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए कि जो आप यहाँ पे अगर समझ नहीं पाएंगे तो आप ऐसे लिख लीजिए कि पीएफ ग्रेचुटी जो भी है ये असेट नहीं माना जाएगा, इसको कंपनी का असेट नहीं माना जाएगा। इतना आप लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये असेट नहीं है कंपनी का, ये कंपनी बस होल्ड करके रखा किसी और के लिए, आप क्रेडिटर्स को नहीं। फिर न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी जो 8 पॉइंट है उसका बस उसमें है कि आईबीबीआई आ गया है, ये एक अथॉरिटी है, ये सब संभालेगी इंसॉल्वेंसी। ठीक है, और फुल फॉर्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये चालू हो गई है, इसने इस्टेब्लिश हो गई, इसका फंक्शनिंग भी स्टार्ट हो चुका है। अब आया मेरा फेवरेट टॉपिक, 9th पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। अब ये एक एकदम जादू भरा पॉइंट है। व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज? सुना नहीं सुना? मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। अपना जो केस था मिस्टर जॉन या जॉन लिमिटेड और राम लिमिटेड का, अब क्या हुआ ना कि जॉन लिमिटेड ने 1 जनवरी 2017 को 1 लाख रुपए जो राम लिमिटेड को पे करने थे नहीं पे किए। उसी मोमेंट पे राम लिमिटेड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज जो एक पोर्टल बनाकर रखा है आईबीबीआई जो हैंडल कर रहा है, उसको इन्फॉर्म कर देगा कि जॉन लिमिटेड वाज सपोज टू पे मी 1 लाख रुपीज ऑन 1 जनवरी 2017। जॉन लिमिटेड 1 लाख रुपए मेरे को देने वाला है 1 जनवरी 2017 को, वो नहीं दे रहा है। ये चली गई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में बात। ठीक है, जॉन लिमिटेड को पता नहीं है क्या आ गया आईबीसी, उसने सीरियसली नहीं लिया। आईबीसी 16 होगा भाई, कुछ भी लॉयर लगा तो देखिएगा। जॉन लिमिटेड बड़ा होशियार, उसका डायरेक्टर जॉन बहुत होशियार, बोलता है यार एक काम करते, क्रेडिट कार्ड नहीं करते लोग, मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक्सिस बैंक पकड़ता हूँ। ठीक है, एक्सिस बैंक से 1 लाख रुपए लेता हूँ और राम को पकड़ा देता हूँ। हाँ, क्या होगा कि ये भी चुप हो जाएगा, मैं बैंकरप्ट नहीं होगा, मैं इंसॉल्वेंट ही रहूँगा, वापस नॉर्मल हो जाऊँगा क्योंकि इंसॉल्वेंसी सॉल्व हो गई। और क्या होगा कि बैंक से मेरे को और टेन्योर मिल गया, सपोज 6 मंथ्स या 1 ईयर का लोन ले लिया। ठीक है, बहुत होशियार है। जॉन गया, बैठ गया कैबिन में जाके। ठीक है, एक्सिस बैंक का जो मैनेजर था वो बोला सर यस कैन आई हेल्प यू? बोलता है मेरे को ना 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, थोड़ा जल्दी चाहिए, 1 साल पर चुका दूँगा। बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते, हम देंगे। ठीक है, बस 1 मिनट मेरे को एक चेक करना है, देख लेता हूँ। अब क्या किया मैनेजर ने, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज में गया, मैंडेटरी वो देखेंगे ऑब्वियसली, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज में गया, उसने देखा कि जॉन का प्रोफाइल क्या है, पे करेगा नहीं पे, आज तक का उसका हिस्ट्री क्या है, क्या वो रेगुलरली पे कर रहा है नहीं पे कर रहा है, कहीं डिफॉल्ट करके तो नहीं बैठा है। और उसको वहाँ पे एक लाइन में लिख कर दिख गया कि जॉन को 1 लाख रुपए राम लिमिटेड को पे करना है और वो पे नहीं कर रहा। यू गेटिंग द पॉइंट? इससे क्या होगा, एक्सिस बैंक का मैनेजर क्या बोलेगा कि थैंक यू, वी कैन नॉट गिव यू। ये है, इससे फायदा किसका हुआ? सोचिए फायदा किसका हुआ? राम लिमिटेड का? नहीं, राम को तो पैसे मिल जाते हैं अभी बैंक नहीं देते। जॉन लिमिटेड का? जॉन लिमिटेड तो टोटली फायदे में रहता अगर पैसे मिल जाते। इससे फायदा हो रहा है बैंक्स का। एंड दिस वाज द पॉइंट, दिस वाज द बेसिक रीजन जिसके लिए हम आईबीसी 16 लेकर आए। क्योंकि इंडियन बैंक्स का इतना लॉस हो रहा था, पैसा इतना पैसा अटक के पड़ा था ऐसी जगहों पे कि वो रिकवर भी नहीं कर पा रहा था। अब इससे क्या होगा ना, अब एक्सिस बैंक का 1 लाख रुपए बच गया और दे कैन गिव इट टू समवन एल्स जिसका प्रोफाइल अच्छा है, तो उनको गारंटी उनका बिजनेस होगा, वो बैड डेट में नहीं जाएंगे। आप समझ लो, इसीलिए आईबीसी आया और
इसीलिए इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाया है। तो जो भी आप लोन ले रहे हो, जो भी आप लोन रीपे कर रहे हो, कितने रेगुलरली कर रहे हो, कब आपने डिफॉल्ट किया है, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, पुल होगी और एक जगह जमा होगी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज से। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन असिमेट्री बोलते हैं। असिमेट्री मतलब ऊंचा नीचा, ना बोलते हैं ना कि कम सादा। ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आने से पहले है, ठीक है। इसके पास, एक्सिस बैंक के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो राम लिमिटेड के पास थी। राम लिमिटेड को पता था ना कि जॉन लिमिटेड रीपे इंस्टॉलमेंट है, बट एक्सिस बैंक को नहीं पता था। तो अब ये ऐसा था, ये राम लिमिटेड है, राम लिमिटेड को पता है तो उसका पलड़ा थोड़ा भारी है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आने के बाद ये हो गया है इक्वल। जो राम लिमिटेड को पता है अब एक्सिस बैंक को भी पता है, और जो एक्सिस बैंक को पता है वो अब राम लिमिटेड को भी पता है। तो ये इंफॉर्मेशन असिमेट्री मिट गया। तो इसमें आप बेसिकली पढ़ेंगे तो उसमें सेकेंड लाइन में लिखे इंटेंडेड टू फंक्शन एज अ डेटा बैंक टू कलेक्ट, कोलेट एंड डिसेमिनेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। रट्टा मार लो, दिमाग में नहीं जा रहा तो क्या है, इसका तो रट्टा मारा ही आप लोगों ने, या मारने वाले हो, रट्टा तो सब मार ही रहे हो, थोड़ा और कर लो यार। तो 3 वर्ड्स है, कलेक्ट, कोलेट एंड डिसेमिनेट। आपको मतलब होता है, कलेक्ट मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट, कोलेट मतलब करते टू कंबाइन, ठीक है, आप सिर्फ ला रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, और डिसेमिनेट मतलब टू स्प्रेड। तो आप लाएंगे, कंबाइन करेंगे, उसको चेक करेंगे सही है कि इन्फॉर्मेशन, उसको स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड कैसे किया, अब हमारे केस में राम लिमिटेड से कलेक्ट किया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन यूनिटी में जॉन लिमिटेड के नाम पे कोलेट किया, और एक्सिस बैंक को उन्होंने डिसेमिनेट मतलब स्प्रेड किया। ये 3 फंक्शन इन्फॉर्मेशन यूनिटीज, ठीक है। उसमें नीचे से थर्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक ट्रिगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ऑटोमेटिक ट्रिगर मतलब जैसे जुलाई में, अगर पहले जब राम लिमिटेड ने ऊपर स्केड्यूल डाल दिया कि इस डेट पे जॉन लिमिटेड इज गोइंग टू रीपे, अगर रीपेमेंट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है कि जॉन लिमिटेड इज डिफॉल्टर, तो वो इंसॉल्वेंट है, और अगर उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो वो बैंक खराब भी हो सकता है। तो ये हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है। इस पर आप एक बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है, ठीक है। तो आप एक बार और देख लीजिएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो। और प्लीज़ मेक एन हैबिट कि आप साइड में शॉर्ट लिख लीजिए, स्टिक नोट्स लगे, जैसा वॉट एवर यूर वे ऑफ स्टडिंग है आप उसको कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद 3 तरह के फेलियर्स बताए, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। फाइनेंशियल फेलियर्स क्या होता है ना, कि जॉन को क्या लगा था कि एक्चुअली उसको 31 दिसंबर को एक पेमेंट ड्यू था, ठीक है, मिस्टर एक्स से। तो जॉन लिमिटेड को पेमेंट नहीं मिल पाया, उसकी वजह से ना वो राम लिमिटेड को पेमेंट नहीं दे पाया। समझ लो आप यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ कि जॉन लिमिटेड का इंटेंशन वाज नॉट टू डिफॉल्ट, वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, बट उसको जहाँ से पैसे आने वाले थे वो आए नहीं। तो दिस इज फाइनेंशियल फेलियर्स, कि आप अपने जो रिसीट्स और पेमेंट है उसको आप अलाइन नहीं कर पाए, वहाँ प्रॉब्लम हो गया, दैट इज अ फाइनेंशियल फेलियर, राइट। फिर उसके बाद एक आता है बिजनेस फेलियर। जॉन लिमिटेड जो बिजनेस कर रहे थे ना, वो बिजनेस ही नहीं चल पाया, ठीक है, वो बिजनेस ही नहीं चल पाया। इंडिया में उसकी जरूरत ही नहीं थी, वो भी बिजनेस लगा के बैठ गए, अब वो प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे, तो दैट इज बिजनेस फेलियर, टोटली आपका आइडिया फ्लॉप निकल गया, कुछ नहीं कर सकते। थर्ड है मिसविजन मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट। जॉन लिमिटेड का इंटेंशंस खराब थे, उसको पैसा आया था दिसंबर में, लेकिन वो किसी और तरह से वो लेकर भाग गया, दैट कैन बी अ केस। तो ये 3 तरह के फेलियर्स हैं, और इसमें आपको वो सब दिखेगा कि कंपनीज के लिए आप कैसे डील करते थे, इंडिविजुअल्स के लिए वो टाउन और प्रेसिडेंसी एक्ट जो मैंने तब बोला आपको, 2 एक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे, और मल्टीपल लॉस, यहाँ पे ना मल्टीपल लॉस थे, नीचे पॉइंट्स देखेंगे आपको कि मल्टीपल लॉस थे, अब वो 1 हो गया है। पैरेलल प्रोसीडिंग्स चलती थी, मतलब कोई इंसॉल्वेंसी जो करने वाला है इंडिविजुअल, वो यहाँ पे भी डील करता था, 2 अथॉरिटी से डील कर रहा था, एक कोर्ट में जा रहा है, एक दूसरे अथॉरिटी के पास जा रहा है। अब वैसे नहीं, एक के पास जाओ, एक से काम करता है, ठीक है। असिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बताया एक्सिस बैंक और राम लिमिटेड का, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कोड हम समझ लेते हैं, ये आपको बेसिक्स अब आपको समझ में आया है हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ कोड बताता हूँ। कोड बेसिकली ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पार्ट 1 देखते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का पार्ट 1 है प्रिलिमिनरी, इसमें सेक्शन 1, 2, 3 कवर्ड है। ये आपको याद नहीं रखना, आप सिर्फ देख लीजिए, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इसमें है प्रिलिमिनरीज, ठीक है। फिर है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, दिस स्पेसिफिकली डील्स विद कॉर्पोरेट्स ओनली, ठीक है। इसके बाद है पार्ट 3 इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पीयर। गेस व्हाट, आपको नहीं पढ़ना, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज। आपको कॉर्पोरेट लॉ है, अब आपके 3 हो गए, कॉर्पोरेट, इंसॉल्वेंसी एंड अलाइड लॉ, आई नो, बट अभी आपको ओवरव्यू है, उसमें भी आपको सिर्फ इस पार्ट से डील करना है और इस पार्ट से डील करना है। यू आर नॉट सपोज टू गो इनटू दिस डिटेल्स।
फिर है ये इंडिविजुअल और पीएफ पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इन सब के आपको कुछ कुछ बेसिक्स आएंगे कि कौन होता है, क्यों होता है, क्या करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं। और लास्ट में मिसलेनियस पार्ट्स। तो राइट नाउ ये 3 पार्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए 2 पार्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम इसमें घूम रहे हैं, थोड़े टाइम बाद हमको इसमें आना है, करेक्ट। तो अब हम बेसिक में नेक्स्ट चलते हैं हम रेगुलेटरी मैकेनिज्म की तरफ। सो रेगुलेटरी मैकेनिज्म देख रहे हैं हम, ठीक है। तो आप पहला देखेंगे तो उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स दिख रहा है, करेक्ट। तो ये देख के डरिए मत, ठीक है, मैंने पॉज करके लिखवाया, ठीक है। ऐसे होते रहेगा, मैजिक बहुत करता हूँ मैं, बहुत मैजिशियन हूँ। तो पहला आप देख रहे हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो हु आर दिस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, उनके रोल्स क्या होंगे तो हमको आगे देखना है, तो समझ में आएंगे। बेसिकली हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर बना दो कैसा होता है। तो एजेंसीज होती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, जो एक एग्जाम है, कोर्स है, कुछ प्रोसीजर रखती है, जो फुलफिल करने के बाद यू कैन बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ अभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को करना क्या है, तो प्रोफेशनल को बस रोल ऑफ इंसॉल्वेंसी, जैसे हमारा लिक्विडेटर होता था, जो हमारा लिक्विडेटर करता है या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ एडिशनल वर्क है बिकॉज नए प्रोविजंस आए। तो इनका बेसिक लास्ट लाइन में अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि एडरिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ एज वेल एज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड फंक्शंस। बस इतना सा काम है, बहुत बड़ा काम है, बट मैं बोल रहा हूँ बस इतना सा, ठीक है, क्योंकि हमको ओवरव्यू है। उसमें एक और है कि जो क्लेम्स कोई कंपनी अगर, ठीक है, वो लिक्विडेशन में जा रही है सपोज, या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसमें एंटर कर गई है, तो क्या करेंगे, उनके जितने भी क्रेडिटर्स हैं या जितने भी मतलब लोन देकर रखा है जिन बैंक्स ने, वो सब कंपनी के पास आएंगे और क्लेम देंगे कि हमने इनको 1 लाख करोड़ का लोन दिया है। क्रेडिटर आएगा बोलेगा मैंने इसको 20 लाख का माल भेजा है। ये सब क्लेम्स किसके पास जाएंगे, ये सब क्लेम्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन रहेंगे, जिनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज अलाउ करती है टू बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और ये प्रोफेशनल्स क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि इसका क्लेम सही है कि नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, बैंक अकाउंट्स देखेंगे कि सही में पेमेंट किया है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स देखेंगे, इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, इनका रेट कैसा डिफाइन हुआ है, पेमेंट मिला है नहीं मिला, वो सब देखकर ये वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये बैंक जो बोल रही है सही है, इनको पेमेंट करना बनता था हमने नहीं किया है, या ये जो क्रेडिटर बोल रहा है सही है, इसने गुड्स दिए हमने उसको सेल किया है, जो भी है गुड्स मिले हमको और हमने इसको पेमेंट नहीं किया। तो वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स का काम ये कर रहा है कौन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है। और इनको ही क्रेडिटर्स कमिटी बनाना है। अभी आपको सब ऐसे हवा में लग रहा है क्या है, एकदम सडनली प्रोफेशनल्स आ गए, क्लेम्स कहाँ से आ रहे हैं, कमिटी कहाँ बन रही है, ये सब आपको कहाँ समझेगा, जब हम प्रोसेस देखेंगे कि हाउ वी शुड गो अबाउट एंड डू इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, करेक्ट, उसमें ये सब आएगा। तो अभी आप एक बेसिक सुन लीजिए, जब वो आएगा मैं आपको कनेक्ट करके दे दूंगा। तो ये क्लेम वेरीफाई करते हैं, दूसरा कमिटी बनाते हैं, तीसरा ये क्या करते हैं कि उसका बिजनेस मोरेटोरियम पीरियड का एक कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मोरेटोरियम पीरियड में ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। एकदम से अगर बिजनेस बंद कर दोगे तो बहुत लॉसेस होंगे, ह्यूज लॉसेस, वर्क्समैन है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये फॉर टाइमिंग प्रॉफिट मेकिंग के लिए कंटिन्यू कर लेंगे। और लिक्विडेशन के प्रोसेस में जब लिक्विडेशन होगा तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ही लिक्विडेटर एक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया, ठीक है। अभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज कौन सी है, तो एज ऑफ नाउ आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ 3 एजेंसीज है। गेस व्हाट, पहली एजेंसी का नाम क्या है, मैं आपको नाम बताता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ ICAI, एग्जैक्टली यू हर्ड मी राइट। तो ICAI का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बना हुआ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी दैट वाज ICAI। उसके बाद ICSI ने बनाया, उसका भी नाम IPA है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। और उसके बाद एक और IPA बनाया, वो है कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो CA, CSCW इन तीनों के इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने एजेंसीज बना के रखे, उन्होंने अपने अपने क्राइटेरियाज, अपने अपने एग्जामिनेशन, अपने प्रोसेस बना के रखे, जो फुलफिल करने पे यू कैन बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और उसके बाद आपको करना क्या है वो भी पता है। फिर उसके बाद है कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या होती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वापस से कर रहा हूँ, आपको भी अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैं आपको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बोलूँ IBC में, और कहीं रहेगा भी नहीं, आपको 3 वर्ड्स एकदम से खटाक से दिमाग में आने चाहिए, कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट। पहला ये 3 वर्ड आएंगे, अभी 3 को लेके अपन करेंगे क्या, स्प्रेड करेंगे। 3 आ गए, स्प्रेड करेंगे। तो 4 कौन सी चीजें याद रखनी है आपको जब भी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी आप सुन रहे हो, कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट, डिसेमिनेट। कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट एंड डिसेमिनेट। कलेक्ट मतलब क्या,
इससे उससे 3-4 लोगों से इंफॉर्मेशन लिया। कोलेट मतलब क्या? कोलेट मतलब उसको हमने कंबाइन किया। ऑथेंटिकेट मतलब क्या? ये गवर्नमेंट एजेंसी है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज अ गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। आप कुछ भी फ्रॉड क्लेम्स नहीं डाल सकते कि जॉन ने नहीं पे किया, करना था, नहीं। आपके एग्रीमेंट बताओ, आपका सही में आपको पेमेंट मिलना था कि नहीं। तो ये ऑथेंटिकेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी करेंगे। कलेक्ट किया, कंबाइन किया, कोलेट किया, ऑथेंटिकेट किया, अब क्या बचा है? बस अब तो अपलोड हो गया। डिसेमिनेट, स्प्रेड इट। एक्सिस बैंक को वैसे ही पता चला था, बच गई वो। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का आप सेकंड लाइन पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के बाजू में लाइन मार के लिखिए 4 पॉइंट्स: कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट, डिसेमिनेट। कोलेट का मतलब होता है कंबाइन, डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड। इंफॉर्मेशन असिमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया था। असिमेट्री मतलब क्या था? लैक ऑफ इक्वालिटी। अब यहाँ पे लैक ऑफ इक्वालिटी नहीं रहा, अब इक्वल हो गया, सब इंफॉर्मेशन सबके पास है। तो बस 2 ही फंक्शन है, एक ये फंक्शन बता देना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्वेश्चन आता है तो आप पहले बता देना कि इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है बेसिक, उसके ये 4 काम है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सक्यूज मी, इसका इंपॉर्टेंस है कि ये क्या रिमूव कर रहा है? इन्फॉर्मेशन असिमेट्री रिमूव कर रहा है, करेक्ट। अब उसके बाद है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया था, रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गया नया, IBPI। तो उनका क्या करना है? ये इन सबको हेड करेगा, ये इन सबको लेकर आगे बढ़ेगा। तो उसमें बोला है उसके फंक्शन में कि ओवरसी दिस एंटिटीज एंड टू परफॉर्म लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस, ठीक है। और ये 1 अक्टूबर से बन गया है, न्यू दिल्ली, सब नॉट एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। और उसके बाद है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और तो कॉर्पोरेट्स के लिए कौन है? जल्दी बताओ। कॉर्पोरेट्स, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट्स किसके पास जाए? करेक्ट, NCLT के पास जाएंगे। NCLT से आप खुश नहीं हो, किसके पास जाए? NCLAT के पास जाएंगे, करेक्ट। वहां पे भी आप खुश नहीं हो, किसके पास जाए? सुप्रीम कोर्ट। वहां पे खुश नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सुन लो, जो बोला है कर लो, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल हो तो कहाँ जाएंगे? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, बताया था, DRT, उससे आप खुश नहीं हो, कहाँ जाओगे? DRAT, उससे आप खुश नहीं हो, कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट, वहां पे खुश रह लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट सेकेंड लाइन, इसको डायग्राम के ऊपर इसको आप करेक्ट कीजिए कि नो इंजंक्शंस शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय NCLT। कोई इंजंक्शन नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं चलेगा। जब NCLT काम कर रहा है, वन मैन शो, वही काम करेगा, कोई इसको रोकेगा नहीं। सेम विद DRT। ये हम पहले भी डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द कोड में पढ़ चुके हैं, करेक्ट। इंडिविजुअल्स का बता दिया। अब आपको देखना है कि एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ कोड, तो भाई कहाँ कहाँ ये लगता है? तो ये 28 मई 2016 को CJ ने इसको हम पे एनफोर्स कर दिया है, ठीक है। तो 28 मई 2016 से ये है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोई एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोई एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड। अगर आप सो रहे हो तो नींद से जाग जाओ, और अगर आप जाग ही रहे हो तो और ध्यान से देखो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है हमारे सामने, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूँ किस किस चीज़ को कोड लगता है। तो आप यहाँ मेरे पीछे ध्यान दीजिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड देख रहे हो। इंसॉल्वेंसी पे लगता है, हाँ लगता है। लिक्विडेशन पे कोड लगता है, हाँ लगता है। वॉलंटरी लिक्विडेशन पे कोड लगता है, हाँ लगता है। बैंक्रप्सी पे ये कोड लगता है, हाँ लगता है। तो ये आप देख रहे हो, ये 4 चीजों के लिए ये कोड के पास आपको आना है। आपको इंसॉल्वेंसी करना है, आपको लिक्विडेशन करना है, वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है या बैंक्रप्सी करना है, आपको ये कोड के पास आना है। आप कौन है? आप हो सकते हैं कंपनी एज पर कंपनीज है। आप हो सकते हैं एक अदर कंपनी। अब देखिए उसमें अदर कंपनी में स्पेसिफिकली लिखा है स्पेशल एक्ट, आप उसको अंडरलाइन कीजिए। अगर कोई स्पेशल एक्ट में आप बने हैं तो मैं ABCD की पॉइंट पढ़ रहा हूँ, आप यहाँ पे भी ध्यान दे सकते हैं, अपने बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ देखेंगे तो अच्छा है। तो पहले तो आप कंपनीज एक्ट वाली कंपनी हो सकते हो, या तो एक अदर कंपनी यानी स्पेशल एक्ट से बनी हुई, या आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकते हो, या आप बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हो जो CG के नोटिफिकेशन से बना है। पॉइंट नंबर D पढ़िए, एनी अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, ठीक है, एज द CG में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड। या तो आप E मतलब 5th वन पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है। अब आप कंपनी हो, आपको इंसॉल्वेंसी करना है, ठीक है, या आप अदर कंपनी हो, आपको वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है। कौन सी डेट से क्या एप्लीकेबल हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरव्यू है आपको, बट आपको अगर पूछना है तो वो कुछ डिफिकल्ट या कुछ ट्रिकी भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है।
तो बेसिकली ऐसा हुआ था ना कि जो पॉइंट नंबर A to D है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कंपनी A B C D, ये 4 पहले पॉइंट्स 1 12 16 से ये हो गए थे 40 एप्लीकेबल हो गए, ठीक है। लेकिन किस किस को, मतलब ये सब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी और यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ये भी स्टार्ट हो गया था, ये भी स्टार्ट हो गया था और ये भी स्टार्ट हो गया था। सेम हैपेंस टू दिस लिक्विडेशन, अदर कंपनी, LLP और बॉडी कंपनी, ये चीजें सब स्टार्ट हो चुकी थी। कब हुई थी? 1 12 16, ध्यान दीजिए यहाँ पे कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना, ये सब कब हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 12 16, सेम हैपेंस टू 1 12 16, ये स्टार्ट हो गया है। वेरी गुड, स्टार्ट हो गया, बहुत बड़ी खुशी है हमको, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आई है, यही है A B C D की बात करें, मैंने ये ब्लैंक छोड़ा है, अगर आप देख रहे हैं ये पूरा ब्लैंक है, आपको यहाँ पे सिर्फ 4 टिक्स मारने हैं, आंख बंद करके टिक्स नहीं मारना। वॉलेंटरी लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी भी स्टार्ट है इन लोगों का, ऐसा नहीं कि ये स्टार्ट नहीं है, बट ये अलग डेट से स्टार्ट है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ डेट्स। ये आ रहा है, ये भी है, ये भी है, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, इन चारों के लिए ये भी है, ये भी है, ठीक है। सेम हैपेंस टू दिस, लेकिन कब से? तो ये है 1 4 17 से। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, अब आप पूछेंगे सर आधा अधूरा पढ़ के आए हो आप, जितना बता रहे हो ABCD के बारे में बता रहे हो, E का क्या करें? तो E का सर अभी तक नहीं हुआ है एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आप क्रॉस डालिए, यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप क्रॉस डालिए कि अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जितना है अभी तक नोटिफिकेशंस में, या हमको जितना कंसर्न है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस नवंबर 17 से एप्लीकेबल है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। पॉज कर लीजिए वीडियो, लिख लीजिए, ये जॉट डाउन जरूर कीजिए, चार्ट बेस कीजिए, आपको इजीली रिमेंबर होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में ऐसा है कि बेसिक डेफिनेशंस हैं तो बहुत सी हमने पहले पढ़ी है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। कॉर्पोरेट पर्सन आपको पता है क्या होता है, कॉर्पोरेट पर्सन में एक सेकंड पॉइंट याद रख लीजिएगा कि LLP भी आता है इसमें, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर मतलब जिस कंपनी ने लोन ले रखा है, ट्रेडर मतलब जिसने लोन दे रखा है, मतलब जिसने गुड्स दिए हैं, डेट मतलब क्या होता है, क्लेम मतलब, ये आप बेसिक है, आप थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट यू टू रीड इट ऑन योरसेल्फ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो मैं कवर करवाऊंगा यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे 8th वन पर्सन की डेफिनेशन, उसमें आप देखिए कि क्या है, ट्रस्ट भी इंक्लूडेड है, बाकी तो सीखे इंडिविजुअल है, HUF कंपनी सब रहता है, पार्टनरशिप, LLP, ट्रस्ट भी है इसमें, थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसमें एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड इंक्लूड्स अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब पढ़ते हैं तो थोड़ा स्लोली पढ़िए, मुझे पता है फास्ट भी पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो थोड़ा स्लोली पढ़िए, थोड़ा लिंक कीजिए कि क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद के सब नॉर्मल है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में आपको बता चुका हूँ। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नया है। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कब लगेगा? जब हम रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करें। तो जब मैं आपको हाँ बोलूँगा कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में कौन कौन आता है ये भी आप देख लीजिए। कॉर्पोरेट डेटर आता है, कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी जिसने लोन दिया, करेक्ट, होशियार हो आप, बहुत होशियार हो। सेकेंड है मेंबर और पार्टनर ऑफ दैट कॉर्पोरेट डेटर, मेंबर और पार्टनर ऑफ दैट कॉर्पोरेट डेटर। उसके बाद है इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग ऑफ द ऑपरेशन, जो इंडिविजुअल इंचार्ज है मैनेजिंग ऑपरेशन का। या उसके बाद है पर्सन हु हैज द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। तो ये चार चीजें थोड़ा ध्यान में रखिए। इनिशिएशन डेट, जब आप मतलब एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो आपका एक्सेप्ट कर लेगा तो उस डेट से इनिशिएट हो जाएगा। ये सब आपको आगे आने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आई नो थोड़ा फास्ट जा रहा है, लेकिन आगे पूरा डिटेल में है। क्योंकि कैसा है, ये डेफिनेशंस आप यहाँ पढ़ेंगे आपको क्लिक नहीं होगी। आप जब प्रोसेस पढ़ रहे हो उसमें वो वर्ड आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको लिंक होगा कि हाँ क्यों बोल रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मुझे लगी है वो है रिलेटेड पार्टी का। और आप देख रहे हैं पूरे हमारे लॉ में कितनी जगह रिलेटेड पार्टी आ गई, राइट। तो अब वो आपने ये लिख लिया, मिटा रहा हूँ। रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैं कवर करवाऊंगा अभी।
तो रिलेटेड पार्टी में जो आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट में आपने 2-3 जगह पढ़ा होगा, ये थोड़ा बहुत वैसे ही है, बट मेरा पहले से पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग रहा है। मैं आपको मेरे तरीके से बताता हूँ कि रिलेटेड पार्टी क्या होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं लिखूंगा आप भी एक पेन पेपर ले लीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। क्या है, एग्जाम आपको भी देनी है ना, थोड़ी मेहनत कर लो। लॉ लिखने से याद रहता है, मैंने ऐसे किया याद। तो रिलेटेड पार्टी सबसे पहला है, लाइन बाय लाइन जाएंगे, आराम से जाएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। अ डायरेक्टर और अ पार्टनर और अ रिलेटिव, 3 लोग देखे हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला पढ़ रहे पॉइंट, कौन कौन है यहाँ? सर डायरेक्टर है, ओके, और कौन है? पार्टनर है सर, पार्टनर, ठीक है, और कौन है? रिलेटिव भी है। ये 3 लोग हैं, किसके भाई, कौन? तो ये बोलेंगे ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। तो ये कौन? तो ये रिलेटिव किसका है? ये रिलेटिव इन्हीं के है। ठीक है, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये 3 लोग, ठीक है, किसके? कॉर्पोरेट डेटर। तो यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट डेटर को शॉर्ट में सीडी कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। कॉर्पोरेट डेटर मतलब जिसने लोन ले रखा है, जिसका इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, ये है वो गद्दार। अपने केस में जॉन लिमिटेड। तो अब जॉन लिमिटेड का कोई डायरेक्टर या कोई पार्टनर या इन दोनों का कोई रिलेटिव, ये रिलेटेड पार्टी है हमारी। क्यों रिलेटेड पार्टी इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे प्रोविजंस में भी देखेंगे, तो अभी हमको ये समझना जरूरी है कौन रिलेटेड पार्टी है, कौन रिलेटेड पार्टी नहीं है। पहला पॉइंट क्लिक हो गया, नहीं हुआ तो रिवर्स फॉरवर्ड। KMP दैट इज की मैनेजर पर्सनल और रिलेटिव ऑफ KMP ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। बहुत सही, ये तो लिखने में भी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है क्या? KMP या उसका रिलेटिव। अब रिलेटिव किसका? तो वापस KMP का। और ये KMP किसका है? कॉर्पोरेट डेटर का। ठीक है, लिख लीजिए, आलस मत कीजिए। थर्ड पॉइंट, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अ पार्टनरशिप फर्म इन विच डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर और हिज रिलेटिव्स अ पार्टनर। कितना बड़ा गया, बाप रे, मैं तुमको छोटे में बताता हूँ। LLP आया, करेक्ट, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म आया, आ रहा ध्यान में? LLP आया और पार्टनरशिप फर्म आया, ठीक है, इन विच, अब यह लाइन ध्यान से पढ़िए, डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और हिज रिलेटिव पार्टनर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? मैनेजर भी है उसमें, मैनेजर भी है उसमें, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बोल दीजिए कि LLP या PF जिसका मैनेजर दैट इज डायरेक्टर, पार्टनर, उसका रिलेटिव, ये 1 पॉइंट, यानी ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट मतलब ये 1 पॉइंट। ठीक है, ये कौन है? इज अ पार्टनर। तो जॉन लिमिटेड कॉर्पोरेटर था, तो वो आपको समझ में आया। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अगर कोई डायरेक्टर, पार्टनर, रिलेटिव है, ठीक है, ये पार्टनर है किसी LLP या पार्टनरशिप फर्म में, तो ये भी हमारे कॉर्पोरेट डेटर की रिलेटेड पार्टी है। अरे क्लिक हो रहा है आपको? करेक्ट, बहुत स्मार्ट ऑडियंस मिला है, बहुत स्मार्ट। ये ध्यान सुनिए। अब हम देखते हैं प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा और ध्यान दीजिए। प्राइवेट कंपनी तो ऐसा है कि प्राइवेट कंपनी इन विच अ डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज अ डायरेक्टर, ठीक है, एंड होल्ड्स अलोंग विद हिज रिलेटिव्स मोर देन 2% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें 1 यानी डायरेक्टर, पार्टनर, रिलेटिव, उसमें मैनेजर भी है। यहाँ पे हम जहाँ भी लिखेंगे ना, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे मैनेजर भी इंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ पे मैनेजर इंक्लूडेड है, बट वो KMP में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्राइवेट कंपनी है जिसमें जो डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर है ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज अ डायरेक्टर। तो ये जो है ये डायरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे आप एक और लीजिए कि रिलेटिव्स नहीं आते। थोड़ा पढ़ते वक्त हम देखेंगे यहाँ पे रिलेटिव आ रहे हैं, हमने यहाँ 1 लिखा है, ठीक है, यहाँ मैनेजर आ रहा है लेकिन रिलेटिव नहीं आ रहा है। वापस पढ़ता हूँ मैं, प्राइवेट कंपनी मींस अ डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज अ डायरेक्टर। अब आगे रिलेटिव आ रहा है। अब देखिए ये डायरेक्टर है,
एंड होल्ड्स अलोंग विथ हिज रिलेटिव, अब आया देखिए आगे रिलेटिव आया है, एंड होल्ड्स अलोंग विथ हिज रिलेटिव मोर देन 2% ऑफ शेयर कैपिटल। अब डायरेक्टर है और इसके रिलेटिव के साथ, अब यहाँ पे मैं प्लस रिलेटिव लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये होल्डिंग के लिए देखेंगे, अगर रिलेटिव डायरेक्टर है तो नहीं देखेंगे, बट कोई डायरेक्टर उसमें मतलब एज अ डायरेक्टर है और उसके रिलेटिव के साथ अगर वो होल्ड कर रहा है तो देखेंगे हम, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ रिलेटिव नहीं आता है लेकिन यहाँ रिलेटिव आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे है और होल्ड्स, अभी डायरेक्टर तो है ही, प्लस मोर देन 2% ऑफ इट शेयर कैपिटल। अब इसमें भी देखिए मोर देन है, मोर देन इक्वल टू मींस मोर देन 2%, सिर्फ 2% लिख के छोड़िए मत, कोई भी, अब ये लॉ है आपको धीरे धीरे समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे हमको वी हैव टू बी स्पेसिफिक, वो अगले पॉइंट में समझ में आएगा क्यों स्पेसिफिक। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूँ शेयर कैपिटल का प्राइवेट कंपनी है जिसमें डायरेक्टर, पार्टनर, बस नॉट रिलेटिव और मैनेजर, तो डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, आपको समझ में आ रहा है? इज अ डायरेक्टर, ठीक है, इज अ डायरेक्टर एंड ही होल्ड्स मोर देन 2% ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, मोर देन 2% ऑफ शेयर कैपिटल अलोन और अलोंग विथ रिलेटिव। बहुत आराम से कॉपी कीजिए तो आप क्लिक नहीं हो पाएगा, आप समझ में आ रहा है कि प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जिसमें डायरेक्टर, पार्टनर या मैनेजर डायरेक्टर है, अपना जो इस कॉर्पोरेटर का डायरेक्टर है वो इसमें भी डायरेक्टर है और वो अपने रिलेटिव के साथ मोर देन 2% ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड करता है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी है। अब हम पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या है? तो पब्लिक कंपनी मींस डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेटर, डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर, सुना है मैंने कहीं तो, डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर, वन मैन लिख दूं, वन मैन आदमी है वैसे भी, तो ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेटर इज अ डायरेक्टर, तो मतलब ये भी डायरेक्टर है, इज अ डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलोंग विथ रिलेटिव्स, ओके, तो मतलब यहाँ मैं प्लस रिलेटिव लिख दूं, होल्ड्स अलोंग विथ रिलेटिव मोर देन 2%, मोर देन 2%, ये मैंने कहीं कहीं देखा है पहले लाइफ में, मोर देन 2%, ठीक है, मोर देन 2% देखा है मैंने लाइफ में, मोर देन 2% ऑफ व्हाट? ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या है पता है? पेड अप शेयर कैपिटल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब पढ़ते हैं तो बहुत आराम से पढ़िए, और अगर आप इस वे में पढ़ते हो, इस वे में इतनी नोट्स खुद की बनाते हो, दैट इज द बेस्ट वे। आप इतना डिटेल में कुछ चीज़ें पता रहेगी आपको जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते। क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे डिफरेंस समझ रहा है आपको? ये प्राइवेट कंपनी थी, पब्लिक कंपनी है, सब में डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर है, दोनों में रिलेटिव नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पब्लिक कंपनी में भी रिलेटिव नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी रिलेटिव नहीं है, तो डायरेक्टर, पार्टनर या मैनेजर और रिलेटिव नहीं है। इज अ डायरेक्टर दोनों में है और वो अपने रिलेटिव के साथ दोनों में मोर देन 2% होल्ड कर रहा है दोनों में, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर कैपिटल है सर, और पब्लिक कंपनी के केस में पेड अप शेयर कैपिटल है। डिफरेंस है क्या दोनों में? शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस ना, कॉल इन अरियर्स होते हैं, करेक्ट। फिर है एनी बॉडी कॉर्पोरेट, 6 पॉइंट हम जा रहे हैं। एनी बॉडी कॉर्पोरेट उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर, तो अब मैं देखिए बॉडी कॉर्पोरेट लिख रहा हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एनी बॉडी कॉर्पोरेट उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, तो हम ऐसे लिखेंगे जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर्स, ये जो लोग हैं holds along with his my bad, managing director in the ordinary course of business acts on advice, direction और instructions of director, partner और manager of corporate। तो ये लोग जो है बॉडी कॉर्पोरेट के जो ये लोग हैं, ये एक्ट करते हैं कैसे? ऑन एडवाइस, किसकी एडवाइस? ऑफ, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, किसकी एडवाइस से? इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट डायरेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, ठीक है, एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ, ये एडवाइस है, थोड़ा लिख लो, एडवाइस है, एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर, तो 1 मैन, ठीक है, 1 मैन आदमी है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे भी रिलेटिव नहीं है, करेक्ट। बहुत फास्ट जा रहे हो आप।
ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, मिटा दूं? आपने क्या क्या पढ़ा तब तक आप रिवाइज करो, मिटा रहा हूं तब तक। थोड़ा लॉ ऐसे पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ब्लाइंडली आप अगर पढ़ते जाएंगे तो इतने डेप्थ में आप नहीं जा पाते हैं। आई नो कि ओवरव्यू है, आपको इतना डेप्थ नहीं जाना है, बट दिस शुड बी योर हैबिट ऑफ स्टडी। तो कहीं आप एक्सेल करेंगे बाकी लोगों से। ठीक है, 6 पॉइंट तक हम पढ़ लिए थे, 7th पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ से। इसके बाद क्या, एनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अ पार्टनरशिप फर्म। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म whose partners or employees in the ordinary course of business, इसके partners या employees in ordinary course of business acts on the advice, direction or instruction, acts on advice, direction or instruction of director, partner or manager of corporate return। तो मैं यहाँ पे फिर से 1 लिख रहा हूँ, 1 मैन शो लिखता हूँ मैं हमेशा। 1 मैन मतलब मैनेजर होता है, ठीक है, और हमेशा मैं नीचे लिख रहा हूँ रिलेटिव नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा पॉइंट, करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन। अब तो मतलब रिलेटिव के लिए मतलब कुछ भी पकड़ लिया इन्होंने, एनी पर्सन बोले कोई भी आदमी, ऑन हुज एडवाइस। अब यहाँ पे देखिए एडवाइस कौन दे रहा है, ऑन हुज एडवाइस, पूरा लिखता मैं, on whose advice, direction or instruction a director, partner or manager of corporate is accustomed to act। यहाँ पे 1 मैन जो है हमारे रिलेटिव छोड़ के, हमारे 1 मैन अब इनका सुनने लगे। यहाँ तक हमारे 1 मैन बता रहे थे, अब ये हमारे सुनने लगे। तो कोई ऐसा इंसान है जिसके बोलने पे हमारे डायरेक्टर, पार्टनर एंड मैनेजर, नॉट रिलेटिव, ये अगर हमारा इनके एडवाइस पे काम करने लगे तो ये भी रिलेटिव, वो पर्सन भी रिलेटिव बन जाते हैं। तो क्या लिखना है आगे, अकस्टम टू एक्ट। ये तो आप याद ही कर लो, बहुत जगह पे आपने पढ़ा होगा। आपको थोड़ा बोर भी हो रहा होगा शायद, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, कोई नहीं, झेल लो, याद क्या रिविजन हो जाएगा। फिर 9th लॉ, वैसे थोड़ा बार बार सुनने से याद रहता है। अब हम पढ़ रहे हैं अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग सब्सिडरी और एन एसोसिएट कंपनी। एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये कौन है, ये है होल्डिंग, ठीक है, सब्सिडियरी और एसोसिएट, ये 3 रहते हैं, आपको पता नहीं, कोई पता नहीं। होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी ऑफ कॉर्पोरेट डिटर। इंपॉर्टेंट, किसके हैं ये, कॉर्पोरेट डिटर के, ठीक है। और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच कॉर्पोरेट डिटर इज सब्सिडरी है। ये क्या था, ये कुछ नया है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो पहले आप ये लिखिएगा नहीं, मैं आपके एग्जांपल दे रहा हूँ, आप साइड में कहीं नोट कर सकते हैं। एक्स लिमिटेड है, ये पापा कंपनी है। पापा कंपनी क्यों, ये होल्डिंग कंपनी है, सबके पापा। एक्स लिमिटेड इज अ पापा कंपनी, ठीक है। अब क्या किया एक्स लिमिटेड ने, एक्स लिमिटेड की एक सब्सिडियरी आ गई, वो है वाई लिमिटेड, ये बेटा कंपनी है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ बेटा। अब वाई लिमिटेड को एक पता चला कि उसका भाई भी है, सरप्राइज होगा, भाई भी है, ए लिमिटेड, ठीक है। अब मैं वापस लाइन पढ़ रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कहाँ पर गया, सॉरी, हाँ, अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, विच इज होल्डिंग सब्सिडियरी और एन एसोसिएट कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी ऑफ कॉर्पोरेट डिटर, और मतलब कॉर्पोरेट डिटर, और अब आगे पढ़ रही है, सब्सिडियरी ऑफ holding company to which the corporate debtor is also a subsidiary। Subsidiary of holding company to which the corporate debtor is also subsidiary। मतलब हमारे केस में हमारा जो ये corporate debtor है ना, ये है आया में,
इसका भाई इन शॉर्ट। तो जिस कंपनी का आप सब्सिडरी हो बीइंग अ कॉर्पोरेट डेटर, अगर उसी होल्डिंग कंपनी की कोई और सब्सिडरीज, कोई और एसोसिएट, कोई और मतलब है कंपनीज, वो भी आपके रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट पापा का दूसरा बेटा आपका रिलेटिव। तो कॉर्पोरेट डेटर समझ में आया, होल्डिंग कंपनी, आप कॉर्पोरेट डेटर उसके सब्सिडरी हो। ऐसा ही आपकी जैसे एक और कॉर्पोरेट डेटर सॉरी एक और कंपनी है जो उसकी सब्सिडरी, तो वो और आप रिलेटेड पार्टी हो, ठीक है। लिख लो फटाक से, मिटा रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब ये एग्जांपल आपने आई होप लिख दिया हो, तो मैं यहाँ पे कॉर्पोरेटर के बाजू में क्या लिख दूं, भाई, भाई सब्सिडियरी, और यहाँ पे आप बोल दो रेफर डायग्राम जो आपने बनाया होगा। आई होप आप लोग ने पेन पेपर का थोड़ा खर्चा किया हो, है ना। तो भाई, भाई सब्सिडियरी, तो कॉर्पोरेटर और उसके भाई सब्सिडियरी, है ना। चलो बहुत अच्छी, बड़ा स्मार्ट हो। उसके बाद क्या है हमारे पास, एनी पर्सन हु कंट्रोल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन हु कंट्रोल्स मोर देन 20% ऑफ वोटिंग राइट्स इन कॉर्पोरेट डेटर ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप और वोटिंग एग्रीमेंट, ठीक है। एनी पर्सन, अब हम देखते हैं 10th पॉइंट। तो यहाँ पे एनी पर्सन, फिर से अब इसकी पहले भी हमने एनी पर्सन देखा है ना ऊपर, बट वो कस्टम टू एक्ट वाला अलग ही है। ये जो बंदा है ना एनी पर्सन, ये कंट्रोल करता है मोर देन 20%, तो इसके आगे मैं लिखूंगा अब यहाँ पे मोर देन 20%, इक्वल टू नहीं है, मोर देन 20%, मोर देन 20% ऑफ वोटिंग राइट्स इन कॉर्पोरेट डेटा। यहाँ पे क्या है, ऑफ वोटिंग राइट्स। अब वोटिंग राइट्स कैसे कैसे मिल सकते हैं, जैसे भी मिले, क्योंकि उसमें क्लियर करके लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप या और वोटिंग एग्रीमेंट। तो आपका ओनरशिप अकाउंट हो या वोटिंग एग्रीमेंट हो, आपके पास अगर मोर देन 20% वोटिंग पावर है, तो आप जो भी हो, एनी पर्सन, आप रिलेटेड पार्टी है। बहुत इजी था। नेक्स्ट पढ़ते हैं 11th पॉइंट, एनी पर्सन, ठीक है, इन whom the corporate debtor controls more than 20% of voting rights on account of ownership or holding। सेम है, चेंज करके बोला है। वापस से मैं एनी पर्सन लिख रहा हूँ, तीसरी बार आ रहा है एनी पर्सन। अब यहाँ पे एक पॉइंट अच्छा है, एनी पर्सन इन whom the corporate debtor controls more than 20%, तो इसका यहाँ पे मैं लिखूंगा इन whom, ठीक है। आगे लिखूंगा कॉर्पोरेट जो है हमारा, कॉर्पोरेट डेटर होल्ड्स मोर देन 20% ऑफ ऑब्वियसली वोटिंग राइट्स। तो डिफरेंस क्या है, एनी पर्सन जो आपका 20% से ज्यादा वोट हेड करता है, ठीक है। ऊपर देखिए आपने क्या लिखा था वहां पे, एनी पर्सन कंट्रोल्स मोर देन 20% ऑफ वोटिंग राइट, ठीक है। तो ये किस में, कॉर्पोरेट डेटर में, हम में यानी, ठीक है। और इस केस में हम होल्ड कर रहे हैं उसमें, तो वो होल्ड करे हमें 20% से ज्यादा, या हम उसमें होल्ड करें 20% से ज्यादा, दोनों केस में हम वी विल बी रिलेटिव्स, करेक्ट। फिर है 12th पॉइंट, आप चाहे तो इसको एबीसीडी कर सकते हो, बिकॉज एबीसीडी नहीं है। एनी पर्सन हु कैन कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और करस्पॉन्डिंग गवर्निंग बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। एनी पर्सन, बाप रे, एनी पर्सन तो मतलब बहुत बार आ रहा है, किसी को छोड़ना नहीं चाहते लाइफ में। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ बहुत सिंपल है, आपको समझाने की जरूरत नहीं। कंट्रोल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन, ठीक है। लास्ट फिर हमारी डायरेक्ट खत्म हो जाएगी। एनी पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट डेटर ऑन अकाउंट ऑफ, तो अब यहाँ पे लिखेंगे वापस से एनी पर्सन, ये बोलेंगे कि हम ही इज एसोसिएटेड। अब कैसे, पार्टिसिपेशन इज पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, हैविंग मोर देन 2 डायरेक्टर्स इन कॉमन एंड इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। 3 पॉइंट है, कौन से हैं। पहला पॉलिसी मेकिंग, आप बस छोटे में लिख दीजिए पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, आपको ये याद आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, मोर देन 2 डायरेक्टर्स इन कॉमन, मोर देन 2 डायरेक्टर्स जो है वो कॉमन रहेंगे आपके और उसमें, और इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है, मैनेजरियल पर्सनल का इंटरचेंज। नीचे नीचे जाते जाते मेरी हैंडराइटिंग खराब है।
ठीक है, पता है मुझे। ये थी हमारी डेफिनेशन किसकी, रिलेटेड पार्टी की। आप एक और बार गो थ्रू करेंगे, अब आप इससे भी गो थ्रू कर सकते हैं। एक बार लाइन पढ़ी, एक बार ये समझे आपने, अगर इसको लिंक कर दिया तो आपके लिए डेफिनेशन खत्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिलिमिनरी पार्ट खत्म होता है। अब हमारा मेन पार्ट चालू होगा, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस।